हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे सेशन नंबर 169 की। तो ये कुछ बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। कॉम्प्रिहेंशन बैच अपना चल रहा है जिसमें हम क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज डिस्कस कर रहे हैं। 100 यहाँ पे क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करेंगे, 100 PQRS, 50 पैसेज। ये रेगुलर अपडेट हो रहे हैं वीडियोस। आप कोर्स बाई करेंगे उस डेट से लेकर 2 इयर्स तक आप ये वीडियोस देख पाएंगे। सभी का PDF आपको अवेलेबल होगा। ये कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं और कुछ मैंने न्यूज़पेपर से बनाकर भी आपको प्रोवाइड करवाए हैं। यहाँ पे एक अलग तरह का अप्रोच आप देखेंगे कि कम समय में सटीक आपकी आंसर कैसे लगा सकते हैं आप परीक्षा में, वो तरीका आप सीखेंगे यहाँ पर। और भी काफ़ी सारे बैचेस उपलब्ध हैं आशीष क्लासेस ऐप पर, जिसपे RAS मेंस का बैच उपलब्ध है, SSC CDS का बैच उपलब्ध है, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले तो हम पैरा जंबल डिस्कस कर लेते हैं। पैरा जंबल, पैरा जंबल में मैंने पिछले सेशन में भी आपको जो पैरा जंबल दिया था, वो पैरा जंबल भी बैंक में पूछा जाता है जैसे, उस आधार पे था। ये वाला पैराजंबल भी जैसा बैंक में पूछा जाता है उसी आधार पे है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने बैंक के पैराजंबल सोल्व करना सीख लिया तो फिर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं। क्योंकि डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है जिन बच्चों को हैबिट नहीं होती है इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ने की, या फिर जो केवल ऑप्शंस देखकर ही अप्रोच कर पाते हैं। तो यहाँ आप क्या सीखते हैं, यू विल लर्न कि हाउ टू मेक पेयर्स, कैसे पेयर्स बनाएंगे आप, और उन पेयर्स के जरिए, और पहला सेंटेंस कैसे निकालेंगे, लास्ट सेंटेंस कैसे निकालेंगे, इन तमाम एक्सरसाइज के जरिए आप कैसे सही उत्तर पर पहुंच सकते हैं। चलिए पहले आप खुद से कोशिश कर लीजिए, उसके बाद बताता हूं कि कैसे आपको करना है। देखिएगा, पहला दे रखा है, चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप सराउंडेड बाय मोबाइल डिवाइसेज एंड इंटरैक्टिव सोशल नेटवर्किंग साइट्स। बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं, कि उन बड़े किस तरह से हो रहे हैं कि उन वो घिरे रहते हैं मोबाइल डिवाइसेस से और सोशल नेटवर्किंग साइट्स से। ठीक है, आजकल देखते हैं घर में बच्चा मोबाइल लेकर ही काम करता है। छोटे बच्चे को आप कहेंगे कि दूध पी ले, तब भी वो मोबाइल देखकर ही दूध पीता है। या फिर कहीं खाना खा ले तो खाना खाते टाइम भी मोबाइल ही चाहिए उसको। तो ये कुछ एक जो एक फिनोमिना देखने को मिल रहा है आपको, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। द इफेक्ट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग आर टू फोल्ड। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है ना, उसके प्रभाव दो तरह के प्रभाव हैं। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल नेटवर्क्स ऑन देम इज सिग्निफिकेंट। उन पर सोशल प्रभाव जो है वो सिग्निफिकेंट है। किन पर? देम, देम का आंसर है बच्चों पर। तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इससे है। ठीक है, अगला है वाइल ऑन द नेगेटिव साइड। जबकि नकारात्मक पहलू जो है इसका, ये दो प्रभाव बताए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये कह रहा है जबकि नेगेटिव प्रभाव, तो मतलब पॉजिटिव भी पहले आया होगा। तो पॉजिटिव प्रभाव देखो यहाँ दे रखा है ये एफ में, और फिर ये नेगेटिव है। इसका मतलब पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। और एक दे रखा है, सोशल मीडिया इज अ टर्म यूज टू। सोशल मीडिया को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया है, कौन से सेंटेंस में? तो ई में, ई में किया इंट्रोड्यूस। कि सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। इंटरेक्शन किसके बीच? ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के बीच, समूह या लोगों के बीच। किस पर? किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू, और वर्चुअल कम्युनिटीज में। ठीक है, ये सोशल मीडिया होता है। अब देखिएगा, ये दो प्रभाव बताए हैं, सोच कर देखो। पहले बोलेगा दो प्रभाव हैं, उसके बाद बोलेगा पॉजिटिव प्रभाव ये है, और फिर कहेगा नेगेटिव प्रभाव ये है। तो ये तो ऐसे कुछ आना चाहिए। इस ई का संबंध फिलहाल सीधा हम इससे करें इसकी बजाय, पहले ये देखिए कि बच्चे बड़े इस तरह से हो रहे हैं, इन पर प्रभाव जो पड़ रहा है वो बहुत ज्यादा है। और प्रभाव कैसा पड़ रहा है, प्रभाव की बातें फिर हम आगे शुरू करेंगे। तो पहले आप करिए ई के बाद में ए, कि बच्चे बड़े इस तरह से हो रहे हैं, मोबाइल डिवाइसेस से सराउंडेड रहते हैं, इंटरैक्टिव सोशल नेटवर्किंग साइट से सराउंडेड रहते हैं। उसके बाद में करिए कि इम्पैक्ट जो है सोशल मीडिया नेटवर्क का उन पर, किन पर? बच्चों पर। तो सी, ये मैंडेटरी पेयर बन गया था, ए के बाद सी आएगा, वो काफी बड़ा है। प्रभाव कैसा है? प्रभाव दो तरह का है, ये बी आ गया। पॉजिटिव प्रभाव कैसा है? एफ आ गया। नेगेटिव प्रभाव कैसा है? तो डी आ गया। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैंक वाले पैराजम्बल्स डील कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आएं। फिर हम पैराजम्बल के बाद में जो एडिशनल सेक्शन हम डिस्कस करते हैं, उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस 200 तक हो चुकी थी, दोहरा शतक हम लगा चुके थे। 201 नंबर से देखिए, एन आई वॉश। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका स्क्रीन PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर, जहाँ से आप पूरा
ये जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीन पीडीएफ, जैसा पढ़ा रहा हूँ हूबहू ऐसा कैसा आपको वहाँ पे उपलब्ध होगा। एक वोकेबलरी की पीडीएफ भी उपलब्ध होती है, पर डे होती है। 169th सेशन है तो 168 तक की पीडीएफ आपको वहाँ में मिलेगी। एन आई वॉश का मतलब है समथिंग इंटेंडेड टू डिसीव और गिव अ फॉल्स इंप्रेशन, कुछ ऐसा जिसका इरादा ये है कि धोखा देना है या फिर झूठी सूचना देनी है, झूठा मतलब इंप्रेशन दिखाना है, झूठी दिखावट। आई वॉश है, आई वॉश का मतलब धोखा, एक प्रकार से ये सब चीजें छलावा है, धोखा है। आई वॉश, आई को वॉश कर दिया जैसे आपने, है ना, तो आपको जो साफ दिख रहा है उसी समय आई वॉश कर दिया, तो मतलब आपको धोखा देने के लिए आपका आई वॉश करवाया गया ताकि आप देख ना पाओ उन चीजों को, ऐसे याद रखिए। द सो कोल्ड रिफॉर्म्स वर जस्ट एन आई वॉश टू मिसलीड द पब्लिक, जो तथाकथित, सो कोल्ड का मतलब तथाकथित, परपर्टेड, सपोज्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो तथाकथित जो सुधार हैं वो केवल धोखा या छलावा थे, किस लिए? पब्लिक को मिसलीड करने के लिए, पब्लिक को दिग्भ्रमित करने के लिए। अब फील्ड डे, फील्ड डे का मतलब है वेरी इंजॉयबल और सक्सेसफुल डे, मतलब बहुत ही आनंददायक दिन, बहुत ही सफल दिन कह सकते हो, या वो दिन जिसमें बहुत एक्टिविटी हो, आपके लिए अवसर हो, तो फील्ड में काम करने का डे हो। तो आनंददायक तो इसलिए कि फील्ड में काम कर रहे हो तो बॉस की जो चिक चिक होती है उससे बच पाओगे, तो इसलिए इंजॉयबल डे कह दीजिए। और लोग जनरली ऐसा ही मानते हैं कि हमें काम ही ना करना पड़े और पैसा भी मिलता रहे तो सफल भी मानते हैं, तो ये सक्सेसफुल डे मान लीजिए। क्योंकि फील्ड में काम कर रहे हो, थोड़ा सा एक्टिविटी में तो एंगेज्ड हो ही, आना जाना भी कर रहे हो, कोई काम भी कर रहे हो, तो फुल ऑफ एक्टिविटी भी मान लीजिए। ऐसा करके फील्ड डे याद कर सकते हो। अगला है बिट्स एंड पीसेज। बिट्स और पीसेज दोनों का मतलब ही टुकड़े होते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल एंड अनकनेक्टेड आइटम्स, स्मॉल पार्ट्स ऑफ समथिंग। ही पैक्ड ऑल हिज बिट्स एंड पीसेज, उसने सारे जो भी छोटे छोटे भाग हैं वो सब, जो कुछ भी उसके पास सामान छोटा मोटा था वो सबको पैक किया कॉलेज से जाने से पहले। ठीक है, कॉलेज जाने से पहले। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट कह रहा है लैटिन एंड ग्रीक, कोई चीज़ आपके लैटिन और ग्रीक है तो सोच के देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो ही बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या सेंटेंस है, कैसे ट्रांसलेट करें। यही लैटिन या ग्रीक भाषा में लिखा हुआ होता तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा होता कि जो आप समझ ही नहीं पाते। तो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है समथिंग कंप्लीटली अनइंटेलिजिबल और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ से परे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आए। दिस टेक्निकल मैनुअल इज ऑल लैटिन एंड ग्रीक टू मी, ये जो टेक्निकल मैनुअल है, जो कई बार आता है ना कि एसी जैसे आपने खरीदा तो उसका टेक्निकल मैनुअल आता है, रेफ्रिजरेटर खरीदा उसके साथ आता है ना, कोई भी चीज़ खरीदते हैं ऐसे, तो उसका जो मैनुअल है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया मेरे मेरे को, ये कह रहा है। लाइक अ चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ, चिकन मुर्गी का बच्चा होता है और उसका सर काट दिया गया है, फिर भी मान लो चलता हुआ है। वो कई बार मूवीज में होता है ना कि गोली लग गई उसके बाद भी वो चले ही आ रहा है, मारने के लिए दौड़ रहा है, तो वो बिल्कुल पागल हो चुका है गुस्से से, इसको ऐसे कह सकते हैं, अनियंत्रित हो चुका है। वैसा ही है कि चिकन का हेड कट ऑफ हो गया, उसके बावजूद भी वो मूवमेंट कर रहा है, तो बिल्कुल एक्टिंग इन अ पैनिक। एक तो ये कि डर में कुछ व्यवहार जैसा होता है वैसा करना, या फिर अनकंट्रोल्ड वे या अनकन्फ्यूज्ड वे में बिहेव करना, घबराहट में इधर उधर भागना, असमंजस में व्यवहार करना। व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ, जब अलार्म बजी, एवरीवन रैन लाइक ए चिकन विद इट्स हेड कट ऑफ, हर व्यक्ति घबराहट में इधर उधर भागने लगा कि जैसे समय हो गया है, लेट हो रही है, ऐसा होता है। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब में मार्क डाउन, आपने मान लीजिए कोई आइटम है, कोई वस्तु है, उस पे ऐसे डाउन, ऐसे मार्क कर दिया, इसका मतलब वस्तु क्या है? सस्ती है, वस्तु पे जो कीमत थी वो गिर गई है, डिस्काउंट दे दिया जा रहा है, मूल्य घटना। यही मार्क आप ऐसे करते हैं, मार्क अप, ये मैंने लिखा तो नहीं है हालांकि यहाँ पे, लेकिन मार्कअप का मतलब होता है कीमत को बढ़ाना। तो टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ समथिंग, द स्टोर मार्क डाउन ऑल विंटर क्लॉथ्स, स्टोर ने सारे जो सर्दियों के कपड़े हैं उनकी मूल्य घटा दिया। मार्क ऑफ, मार्क ऑफ का मतलब होता है मार्क का चिन्हित करना, ऑफ का मतलब सेपरेट करना। ठीक है, आपने जैसे किसी वस्तु पर कोई मार्क किया और उस पर मार्क कर दिया कुछ भी कि इस वस्तु को अलग रखना है, इस वस्तु को सेपरेट कर देना है, तो ये मार्क ऑफ है। रेखा खींचकर अलग करना, सीमांकित करना, द टीचर मार्क्ड अप द सेक्शंस ऑन द बोर्ड। स्टैंड असाइड, स्टैंड का मतलब खड़े होना, असाइड का मतलब एक तरफ खड़े हो जाना, तो मूव आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाना। स्टेप डाउन और विड्रॉ, स्टेप डाउन करना मतलब इस्तीफा देना भी होता है, किसी चीज के जो आप इंगेज थे पहले उससे पीछे हट जाना होता है। द मिनिस्टर स्टूड असाइड, मिनिस्टर जो है वो रास्ते से हट गया। टू अलाउ ए फेयर इन्वेस्टिगेशन,
निष्पक्ष जांच को अलाउ करने के लिए कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, आप निष्पक्ष जांच करवाइए। तो ये है स्टेप असाइड, स्टैंड असाइड। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है स्टैंड बैक। देखो मीनिंग समझ में आ जाएगा। स्टैंड का मतलब खड़े होना, बैक का मतलब पीछे। अब पीछे खड़े होना, थोड़ा सा दूर खड़े होना, ठीक है। अब जब दूर हो रहे हो, पीछे हट रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड कर रहे हो कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मैं दूर हट रहा हूं। तो ये है स्टैंड बैक। प्लीज स्टैंड बैक फ्रॉम द फायर, आग से पीछे हटो। स्टैंड बिटवीन, बीच में खड़े हो जाना, बीच में आ जाना, ठीक है। कोई व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, उसके बीच में खड़े हो गए हैं आप, तो ये है बीच में आना, बाधा डालना। नथिंग कैन स्टैंड बिटवीन मी एंड माई ड्रीम्स, मेरे और मेरे सपनों के बीच कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई नहीं आ सकता, ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्रपोजिशंस। खुद से करिए, करो देखिए कितना आता है। पहला है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का के साथ लगता है विद, इसका मतलब होता है के अनुरूप होना, मेल खाना, के अनुरूप होना या मेल खाना। हिज एक्शंस आर नॉट कंसिस्टेंट विद हिज वर्ड्स, उसके जो काम हैं, उसके जो कर्म हैं, उसके शब्दों के अनुरूप नहीं है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल्ड में टू लगेगा, इसका मतलब होता है हकदार होना, हकदार होना। तो हर नागरिक को हक है, अधिकार है उसका, किस पर, अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको। वी कैन इन्फर, इन्फर के साथ लगाते हैं फ्रॉम, इसका मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। कॉन्क्लूड के साथ भी फ्रॉम लगाते हैं, इसके साथ भी फ्रॉम लगाते हैं, निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड होता तब भी फ्रॉम आता, इन्फर के साथ भी फ्रॉम। वी कैन इन्फॉर्म फ्रॉम द डेटा, जो आंकड़े हैं उनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दैट प्राइसेस आर राइजिंग, की कीमतें बढ़ रही हैं। ही इज प्रेजुडिस्ड, प्रेजुडिस्ड में लगेगा अगेंस्ट। प्रेजुडिस्ड का मतलब होता है के विरुद्ध होना। प्रेजुडिस्ड का मतलब है के विरुद्ध होना, मतलब पक्षपात करना, ऐसा समझ लो इसका, पक्षपात करना। तो ही इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज, वो पक्षपात करता है गांव वालों से, गांव के क्षेत्र से लोग आते हैं उनसे। वी ऑल सिंपैथाइज, सिंपैथाइज में विद लगता है, सिंपैथाइज एक वर्ब है। सहानुभूति दिखाना, हम सभी सहानुभूति दिखाते हैं। विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर, जो भी विभीषिका, जो डिजास्टर हुआ उसमें जो भी पीड़ित हैं उनके प्रति हम सहानुभूति जताते हैं, ये इसका मतलब है। फिर वन वर्ड्स बचे हैं। वन वर्ड में 80 तक हो चुके थे पिछले सेशन में, 81 देखिएगा। 81 में है नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब अ पर्सन और अ ट्राइब दैट मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कोई भी व्यक्ति हो, कोई जनजाति हो, जो एक स्थान से स्थान पर घूमती रहती है, घुमंतु बोलते हैं, खानाबदोश बोलते हैं। द नोमैडिक ट्राइब्स लिव विदाउट परमानेंट होम्स, नोमैडिक ट्राइब्स जो हैं बिना स्थायी आवास के रहती है। सोमनैम्बुलिस्ट जो है, इसका मतलब है नींद में चलने वाला। इसमें एक रूट वर्ड है एम्बल, एम्बल का मतलब चलना ही होता है, ठीक है। ये एक वर्ड है एम्बल, ये चलना होता है, इसी से बना लगभग। तो सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला, वन हु वॉक्स इन स्लीप। द बॉय इज अ सोमनाम्बुलिस्ट, लड़का नींद में चलता है। ही ऑफन वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, अक्सर वो सोते टाइम पे चलता है। कैलीग्राफर, कैली का मतलब गुड होता है, ग्राफ का मतलब राइट करना होता है, ठीक है। ये राइट है, ये गुड के लिए आता है, ब्यूटीफुल के लिए आता है। सुंदर हैंड राइटिंग जिसकी हो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर, सुलेखक, सुंदर लिखावट वाला व्यक्ति। ही वर्क्स एज ए कैलीग्राफर फॉर इनविटेशन कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड पर वो कैलीग्राफर के रूप में काम करता है। उसी से कहा जाता है कि तू ही एड्रेस मेंशन कर, तू ही नाम लिख रेसिपिएंट का। तो ये सुंदर हैंड राइटिंग वाला व्यक्ति। इसका उल्टा होता है कैकोग्राफर, जो व्यक्ति सुंदर नहीं लिखता है उसको हम बोलते हैं कैकोग्राफर, याद रखिएगा इसको भी, कैकोग्राफर, ठीक है। यहाँ तक आगे चलो। एपिटमी, एक तो प्रोनाउंसिएशन सुन लेना, एपिटोम नहीं है, एपिटमी है। एपिटमी का मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। शी इज द एपिटमी ऑफ ग्रेस एंड काइंडनेस, वह ग्रेस और काइंडनेस का उत्कृष्ट उदाहरण है, मूर्त रूप है, ठीक है, एपिटमी। प्रैग्मेटिस्ट जो होता है वो व्यवहारवादी होता है, प्रैग्मेटिक अप्रोच वाला होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच वाला होता है, ठीक है। अब प्रैग्मेटिस्ट फोकसेस ऑन रिजल्ट्स अदर देन आइडियल्स, जो व्यवहारवादी व्यक्ति होता है वो आदर्शों की बजाय या थियोरी की बजाय, सिद्धांतों की बजाय परिणाम पर विश्वास करता है, उस पर फोकस करता है।
तो ये थे हमारे वन वर्ड्स। अब आइए डिस्कस करते हैं आज का एडिटोरियल। एडिटोरियल किस बारे में है पहले ये समझ लो, उसके बाद में हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस एडिटोरियल डिस्कसेज हाउ इंडियाज ईस्ट कोस्ट, ये एडिटोरियल डिस्कस करता है कि कैसे भारत का जो पूर्वी तट है, स्पेशली ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, विशेष करके ओडिशा और आंध्र प्रदेश, रेगुलरली फेसेस डिवेस्टेटिंग साइक्लोन्स। डिवेस्टेटिंग मतलब विनाशकारी, वो नियमित रूप से विनाशकारी चक्रवातों का सामना करते हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल, वो तूफान, वो चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। एंड हाईलाइट्स द नीड फॉर इफेक्टिव रिलीफ, और ये एडिटोरियल हाईलाइट करता है कि आवश्यकता है प्रभावी राहत और पुनर्वास कदमों की। ठीक है, कि राहत के लिए कदम उठाए जाएं और जो लोग वहां से विस्थापित हो गए हैं उनका पुनर्वास किया जाए, वापस से वहीं पर बसाया जाए। अब विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिलीफ रिहेबिलिटेशन नाम से एडिटोरियल है, जो बच्चे नए हैं वो समझें। येलो कलर में है वो सब्जेक्ट हैं, ब्लू कलर में है वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। वर्ड्स का यहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, इसको हिंदी में भी लिख दूंगा मैं। और हम यहाँ ट्रांसलेशन सीखते हैं, वोकैबलरी सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। करंट जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी तो मिलती ही है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे सीखोगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अपना एक अलग से बैच है, उसके थ्रू आप सीख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। रिलीफ रिहेबिलिटेशन, रिलीफ का मतलब राहत है, रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास। पुनर्वास, ठीक है। रिस्टोरेशन, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन। इनवेरिएबली का मतलब है हमेशा, सदैव। ऑलवेज, कंसिस्टेंटली, विदाउट फेल। बेयर द ब्रंट का मतलब होता है बुरा परिणाम भुगतना, सबसे बुरा परिणाम भुगतना, ये मान लो, बुरा परिणाम भुगतना, बेयर द ब्रंट। सफर द वर्स्ट पार्ट, एंड्योर द हार्डशिप। थ्रो अप का मतलब होता है उत्पन्न करना। थ्रो अप क्या होता है? उत्पन्न करना, प्रोड्यूस, जनरेट या क्रिएट। डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव, कैटेस्ट्रॉफिक, रुइनस। ठीक है, तो रिलीफ रिहेबिलिटेशन, रिलीफ का मतलब है राहत, रिहेबिलिटेशन का मतलब है पुनर्वास। तो राहत पुनर्वास किसको लेकर है? इंडियाज ईस्ट कोस्ट, भारत के पूर्वी तट, एंड साइक्लोन्स और चक्रवातों को लेकर। इंडियाज ईस्ट कोस्ट इनवेरिएबली बेयर्स द ब्रंट। इंडियाज ईस्ट कोस्ट सब्जेक्ट है, इनवेरिएबली एडवर्ब है। एल वाई एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं, लेकिन इसमें एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें कि एल वाई हटाने के बाद कुछ तो बचना चाहिए, वो बचना चाहिए एडजेक्टिव। इनवेरिएबल जो है वो एडजेक्टिव बन सकता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? इंडियाज ईस्ट कोस्ट, भारत का जो पूर्वी तट है, वो इनवेरिएबल तरीके से या ऑलवेज, हमेशा ही, बेयर्स द ब्रंट, सबसे बुरा परिणाम भुगतता है। बेयर्स जो है इस कोस्ट को देखकर है, कोस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब सिंगुलर है, ये बेयर्स इसकी वर्ब है। ये पूरी फ्रेज बन रही है किसका? साइक्लोन्स का। ठीक है, ये प्रेपोजिशन हो गया ओ, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो नाउन या प्रोनाउन, साइक्लोन्स नाउन है, क्योंकि प्लूरल हम नाउन का बना सकते हैं, एस और ईएस जोड़कर साइक्लोन का बहुवचन साइक्लोन्स बना है। तो भारत का पूर्वी तट जो है वो हमेशा ही चक्रवातों का बुरा परिणाम भुगतता है। हिस्टोरिकली, ये हो गया ऐतिहासिक रूप से एडवर्ब है, हिस्टोरिकली एडवर्ब है। एल वाई एंडिंग वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, शुरुआत कर सकते हैं सेंटेंस की। अक्टूबर एंड नवंबर मार्क द पीरियड, ये सब्जेक्ट हो गया। कितने सब्जेक्ट हैं? एक प्लस एक, दो हैं। दो हैं तो प्लूरल हैं, प्लूरल है तो वर्ब कैसी है? प्लूरल है। यही चीज़ सीखती हैं आपको, ये चीज़ सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट टॉपिक का हिस्सा होती है, उसी वो टॉपिक उसी पे आधारित है। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। तो सब्जेक्ट्स प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अगर ये सिंगुलर होता, एक ही मंथ होता, अक्टूबर या नवंबर, तो यहाँ पे मार्क्स हम करते, एस जोड़ते। किसी क्रिया में एस और एस जोड़ने से वो क्रिया सिंगुलर बन जाती है, एस और एस हटाने से वो क्रिया प्लूरल बन जाती है। तो ऐतिहासिक रूप से अक्टूबर और नवंबर जो है, मार्क द पीरियड, वो उस पीरियड का संकेत देते हैं। मार्क द पीरियड मतलब उस समय काल को चिन्हित करते हैं, व्हेन, जब, द बे ऑफ बंगाल, खाड़ी के नाम से पहले द लगता है, लेकिन अगर नाम पहले आ जाए, जैसे मैक्सिकन गल्फ, ऐसे आ गया, मैक्सिकन गल्फ, तो यहां कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम पहले है, पहले गल्फ या बे आ गया तो दे लगेगा। ठीक है, तो जब बंगाल की खाड़ी थ्रो अप मतलब जनरेट करती है, उत्पन्न करती है ना, प्रोड्यूस करती है किसको? डिवेस्टेटिंग साइक्लोन्स, साइक्लोन्स है नाउन, डिवेस्टेटिंग एडजेक्टिव, विनाशकारी चक्रवातों को। ठीक है, और ये आईएनजी दे रखा है, वैसे तो आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं,
ठीक है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल मान लीजिए। तो ऐतिहासिक रूप से अक्टूबर और नवंबर जो है वो उस पीरियड का संकेत देते हैं जब बंगाल की खाड़ी उत्पन्न करती है चक्रवाती तूफान, और इनके लिए एडजेक्टिव लिया विनाशकारी चक्रवाती तूफान। तो अक्टूबर नवंबर में बंगाल की खाड़ी से विनाशकारी चक्रवाती तूफान उत्पन्न होते हैं, ऐसा इतिहास रहा है। ऑफ द 12 सच साइक्लोन्स, सच की कहानी, सच प्लूरल नाउन से पहले आता है। अगर सिंगुलर नाउन से पहले आ जाए, काउंटेबल हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आ जाए और सच लगा दिया जाए तो फिर इससे पहले ए या एन आता है, ये और ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑफ द 12 सच साइक्लोन्स, ऐसे 12 चक्रवातों में से ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी सीई, सीई का मतलब होता है कॉमन ईरा, सीई का मतलब कॉमन ईरा, या इसे कहेंगे करंट ईरा, वर्तमान युग। तो वर्तमान समय में जो 18वीं सदी है उस दौरान से लेकर 20वीं सदी, 9 वर रिकॉर्डेड, 12 में से 9 ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म तो पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का, इन दीज मंथ्स, इन महीनों में। दीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, और वैसे इन दीज मंथ्स पूरा जो है वो एडवर्ब है क्योंकि टाइम बता रहा है। ठीक है, तो ऐसे 12 साइक्लोन्स जो रहे हैं 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के बीच, उनमें से 9 जो हैं वो इन्हीं महीनों में रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। रिकॉर्ड का एक सिनोनिम होता है लॉग, LOG, और रिलीफ का एक सिनोनिम होता है रिस्पाइट। ये कुछ बार बार में देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में, इसलिए लिख भी सकते हैं आप। आगे चला जाए, देखो आगे कह रहा है दे इंक्लूड द सीवियर साइक्लोन। वे, वे कौन? जो ये चक्रवाती तूफान है उनकी बात कर रहा है। इनमें शामिल है, सब्जेक्ट, इंक्लूड वर्ब, क्या शामिल है? सीवियर साइक्लोन, ये ऑब्जेक्ट है, इसके घटक अलग 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 बात करोगे तो ये नाउन हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ, ये डिटर्मिनर हुआ। ठीक है, ये इंक्लूड करते हैं गंभीर या सीरियस चक्रवात, विच मेड लैंडफॉल। कौन सा चक्रवात? रिलेटिव प्रोनाउन है, वो चक्रवात जिसने की तट पर टकराने को बोलते हैं। सीवियर का मतलब तो है बहुत ही भीषण, प्रचंड, भीषण या प्रचंड। इंटेंस, हार्श, एक्सट्रीम, टेरिबल। मेक लैंडफॉल का मतलब है तट से टकराना, जमीन पर जब तूफान आता है ऐसा मान लो, लैंड फॉल है, लैंड पर फॉल होता है, टकराना। तो उनमें इंक्लूड है सीवियर साइक्लोन, वो गंभीर भीषण तूफान जिसने जो तट से टकराया, नियर निजामपट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसके पास, कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश। कब की बात है? नवंबर 19 2019 की बात है। एंड द सुपर साइक्लोन, और एक सुपर साइक्लोन, एक महाचक्रवात आया, विच रिलेटिव प्रोनाउन है। इस सुपर साइक्लोन की वर्ब है क्रॉस्ड, जिसने की क्रॉस किया, पार किया। क्या पार किया? इसको पार किया, ये ऑब्जेक्ट है, ओडिशा कोस्ट को। कहां पर? पारादीप के पास। कब की बात है? अक्टूबर 29 की बात है। पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हो, पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करोगे तो किसका प्रयोग करना है? ऑन का, ये आपका ध्यान रखना है। ठीक है, फिर समझ लो, ये जो कहा ना 9 दर्ज किए गए उनमें शामिल है ये, तो उनमें शामिल है बहुत ही भीषण प्रचंड चक्रवात जिसने जो तट से टकराया, निजामपट्टनम के पास, आंध्र प्रदेश में जगह है ये। 19 नवंबर 1977 की बात है। एक महाचक्रवात रहा जो टकराया था ओडिशा तट पर, पारादीप के पास, 29 अक्टूबर 1999 की बात है। द ह्यूमन टॉल, ह्यूमन टॉल का मतलब है मरने वालों की संख्या, ह्यूमन टोल का मतलब है मरने वालों की संख्या। डेथ काउंट, फैटेलिटीज। रीकिंडल का मतलब है पुनः सक्रिय होना, पुनः सक्रिय करना या होना, है ना। रिवाइव, री अवेकन, रीन्यू। इंटेंसिफाई का मतलब है
ग्रो स्ट्रोंगर, स्ट्रेंथन, एस्केलेट, बढ़ाना कह सकते हो। कह रहा है कि द ह्यूमन टॉल इन बोथ डिजास्टर्स, ये दोनों जो घटनाएं थी 1977 वाली और 99 वाली, इन दोनों घटनाओं में जो मरने वालों की संख्या रही ये सब्जेक्ट है। ये बीच में इसने एक फ्रेज डाल दी, इस फ्रेज में ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन नाउन लगता है लेकिन बोथ बीच में डिटर्मिनर आ गया, ये नाउन है। इन दोनों डिजास्टर्स में, इन दोनों घटनाओं में जो मरने वालों की संख्या थी वॉज, ये कितनी थी? लगभग 10,000 थी ईच, प्रत्येक में। ईच यहाँ पे प्रोनाउन का काम करेगा क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक में मरने वालों की संख्या, देखो ईच ही क्यों लगा, एवरी क्यों नहीं लगा? क्योंकि एवरी जो है दो के लिए आता ही नहीं है, और बोथ का मतलब दोनों होता है ना। दो के लिए ईच ही आता है, एवरी नहीं आता, ये बात और याद रखना तुम। ईच आता है दो या दो से ज्यादा के लिए, एवरी आता है तीन या तीन से ज्यादा के लिए, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मरने वालों की जो संख्या है दोनों इन आपदाओं में वो 10,000 थी प्रत्येक में, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, किसके अनुसार? एन इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब है रिपोर्ट या सर्वे कह सकते हो, ठीक है। ये है भारतीय मौसम विभाग की एक रिपोर्ट थी 2021 में, उसके अकॉर्डिंग। पर्टिकुलर अगर मंथ या ईयर की बात आप करोगे, अभी मैंने कहा था पर्टिकुलर डे या डेट, तब ने लगाया था इन, सॉरी, हाँ मतलब डे या डेट होगा तब तो लगेगा ऑन, और मंथ या ईयर हो तो लगेगा इन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर डे या डेट, तो डे या डेट से पहले ऑन लगाते हैं, और पर्टिकुलर मंथ या ईयर से पहले क्या लगाते हैं? इन, मंथ या ईयर, इससे पहले इन लगेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें इसको। तो यहाँ पे इन क्यों? कि पर्टिकुलर ईयर है। मेमोरीज ऑफ सच इवेंट्स, मैंने अभी कहा था सच के बाद में बहुवचन संज्ञा आती है या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर मान लो ये केवल एक इवेंट होता तो एन इवेंट लिखना पड़ता। मेमोरीज सब्जेक्ट है, यादें, यादें किसकी? ऐसी घटनाओं की। गेट रिकंडल्ड, ये गेट के साथ थर्ड फॉर्म, ये पॉजिटिव वर्ब है गेट, प्रेरणार्थक क्रिया इसको बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ब है, मतलब किसी से कोई काम करवाया जाए तब यूज करते हैं, गेट के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ऐसे घटनाओं की यादें ताजा हो जाती हैं। अब ताजा अपने आप नहीं होती हैं, किसी के द्वारा होती हैं, इसलिए गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगाई है। वेनेवर, जब कभी भी। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये सब्जेक्ट है जिसमें स्टॉर्म नाउन है, साइक्लोनिक एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, ठीक है। ऐसी घटनाओं की यादें ताजा हो जाती हैं जब कभी भी एक चक्रवाती तूफान डेवलप्स, उत्पन्न होता है, कहां पर? इन द बे, खाड़ी में। खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी या कोई भी खाड़ी। एन एग्जाम्पल बीइंग, उनमें से एक एग्जाम्पल कौन सा है? साइक्लोन मोन्था। अब चक्रवात मोन्था जो हाल फिलहाल आया हुआ है ना, उसी की चर्चा करनी थी, भूमिका अभी तक थी, प्रेफिस की बात हमने की थी। एक काम की बात है कि यहाँ बीइंग क्यों लगाया, इज क्यों नहीं लगा दिया? एन एग्जाम्पल इज, तो एक्चुअल में इज लगाते अगर तो ये क्लोज बन जाता, ये सब्जेक्ट होता, फिर ये वर्ब होती, ये पूरा एक अलग क्लोज बनता। तो अलग क्लोज नहीं बनाना है इसको, इसी का ही हिस्सा है, इसलिए इसमें बीइंग रखा है, ठीक है, वरना ये अलग क्लोज बन जाता, ठीक है। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो खाड़ियों में उत्पन्न होता है। एक उदाहरण यहाँ पे साइक्लोन मोन्था है, विच रिलेटिव प्रोनाउन, ये साइक्लोन मोन्था की बात कर रहा है, तो साइक्लोन मोन्था शुरू हुआ, ये वर्ब है। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन है, बिगिन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिगेन होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिगन होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये शुरू हुआ। टू इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब और सशक्त होना, और प्रबल होना, है ना, बढ़ाना, प्रबल होना कह सकते हो। ये इंटेंसिफाई होना शुरू हुआ किस में? इंटेंसिफाई किस में होना शुरू हुआ? सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, प्रचंड चक्रवाती तूफान में। कब की बात है? अक्टूबर 27 28 की बात है। पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, 27 28 की बात है, इसलिए ऑन का प्रयोग है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर कह रहा है दो नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज, दो मतलब यद्यपि, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि वंस, वंस आ रहा है साइक्लोन्स के लिए, वंस यहाँ पे साइक्लोन्स के स्थान पे आ रहा है। एज के बाद में, एज एज के बीच में डिग्री आती है, वो पॉजिटिव आती है, तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिग्री कैसी है? पॉजिटिव डिग्री है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए कि सो के साथ, एज के साथ
वेरी के साथ या एनफ के साथ या टू के साथ, इनके साथ डिग्री पॉजिटिव आती है। ये एक बात आप ध्यान रखें, इनके साथ डिग्री कैसी आती है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो यद्यपि ये उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि चक्रवाती तूफान रहे 1977 और 99 वाले। वो था ना, एक आंध्र प्रदेश के तट पर टकराया था, एक ओडिशा पारादीप के पास, वो वाला। दिस डज नॉट, यद्यपि ये उतना तो प्रबल नहीं है जितना कि इन वर्षों में रहा, लेकिन दिस सब्जेक्ट डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, सॉरी ये एडवर्ब, नॉट एडवर्ब होता है, ये मैन वर्ब। लेकिन यह अब दो के साथ में कंजंक्शन के रूप में यहां केवल कॉमा लगा दिया है, वरना यट लगा सकते थे। ऑल्दो या दो जब भी आता है तो इसके साथ हम या तो लगाते हैं यट या लगाते हैं कॉमा। ठीक है, तो फिर भी यह डज नॉट प्रोवाइड मच कंफर्ट, यह ज्यादा राहत नहीं प्रदान करता है। ठीक है, कंफर्ट नाउन है, मच डिटर्मिनर है। अच्छा, कंफर्ट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मच आ रहा है। अगर ये होता काउंटेबल नाउन तो मैं नहीं आता। ठीक है, तो ये ज्यादा राहत नहीं देता है टू द अथॉरिटीज, अधिकारियों को, इन द 3 कोस्टल स्टेट्स, 3 तटीय राज्यों में, जिसमें ओडिशा भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है। ओडिशा इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है इसका ये। फिर समझ लो, यद्यपि यह उतना प्रबल तूफान, चक्रवाती तूफान नहीं जितना कि 1977 1999 में रहे, फिर भी यह ज्यादा कंफर्ट नहीं देता है अधिकारियों को 3 तटीय राज्यों में, जिसमें ओडिशा शामिल है। पार्ट्स ऑफ नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, पार्ट्स मतलब हिस्से, सब्जेक्ट, ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, तो जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है उसके हिस्से, स्पेशली, स्पेशली एडवर्ब है, इसका मतलब है पर्टिकुलरली, विशेष करके विशाखापट्टनम, अन्नाकापल्ली, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स, विशेष करके इन राज्यों की बात है, इन जिलों की बात है। एंड ऑल्सो गंजम एंड गजपति ऑफ ओडिशा, और ओडिशा के ये वाले, हैव रिसीव्ड, इन सब ने, ये पार्ट्स की बात है, पार्ट्स की वर्ब है हैव रिसीव्ड, इन्होंने रिसीव किया है। हैव हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सिग्निफिकेंट रेनफॉल मतलब बहुत ज्यादा, इसका मतलब है बहुत ज्यादा। नोटिसेबल, सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल, ये एडजेक्टिव है। सिग्निफिकेंट, रेनफॉल नाउन है। इन्होंने बहुत ज्यादा बारिश रिसीव की है। तो जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जो आंध्र प्रदेश है उसके हिस्से, विशेष करके ये जगह, और ओडिशा की इन जगहों पे सबसे ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है मतलब। नेक्स्ट, इन आंध्राज काकिनाडा एंड कोनासीमा रीजन्स, आंध्र के, आंध्र प्रदेश के इन क्षेत्रों में, ये एडवर्ब पूरा जगह बता रहा है। ठीक है, नियरली, नियरली मतलब अराउंड, लगभग एडवर्ब है। 10,000 पीपल, लगभग 10,000 लोग, सब्जेक्ट हो गया। वर इवैक्यूएटेड, इनको इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट का मतलब खतरे के स्थान से निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेज देना, उसको बोलते हैं इवैक्यूएट। ठीक है, खतरे के स्थान से हटाना या सुरक्षित स्थान पर भेज देना। वल्नरेबल का मतलब होता है खतरे में, एक्सपोज्ड हो, एट रिस्क हो। इनक्लीमेंट का मतलब होता है प्रचंड कह सकते हो, खराब मौसम के लिए यूज करते हैं, हार्श, स्टॉर्मी, रफ, इनफेवरेबल। डिप्लॉय का मतलब है तैनात करना। अगर किसी वस्तु को डिप्लॉय करते हो तो उसको यूज करते हो, व्यक्ति को डिप्लॉय करते हो तो तैनात करते हो। तो 10,000 के करीब लोगों को इन क्षेत्रों में से इवैक्यूएट किया गया। पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। द ओडिशा गवर्नमेंट, उड़ीसा सरकार जो है, मेड अरेंजमेंट्स, ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, अरेंजमेंट्स ऑब्जेक्ट इस मेड का। उड़ीसा सरकार ने व्यवस्थाएं की फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, लोगों के इवैक्यूएशन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए। फ्रॉम, कहां से, वल्नरेबल प्लेसेज, ये एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एबल होता है वो एडजेक्टिव, ये नाउन। खतरे वाली जगहों से, अमिड, अमिड प्रेपोजिशन है, किस बीच, अमिड का मतलब है के बीच, किस बीच, प्रचंड मौसम के बीच, खराब मौसम के बीच। इन सेवरल सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स, अनेक दक्षिणी जिलों में, वेयर जहां। ठीक है, ये रिलेटिव एडवर्ब है, ये जगह बताने के लिए आता है, बीच में आ रहा है इसलिए रिलेटिव एडवर्ब मैंने कहा। जहां, ये वो दक्षिणी जिलों की बात कर रहा है। देयर वॉज अ, देयर से स्टार्ट करोगे, देयर तो एडवर्ब होता है हमेशा, देयर से इन्वर्जन लगा है तो ये वर्ब है। रेड अलर्ट जो है वो सब्जेक्ट है।
जहां पर खतरे का अलर्ट था। समझ में आ गई बात? फिर समझ लो, ओडिशा सरकार ने व्यवस्थाएं की लोगों के इवैक्यूएशन के लिए। कहां से? खतरे वाली जगहों से, खराब मौसम के बीच, किसमें? अनेक दक्षिणी जिलों में जहां रेड अलर्ट था। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स टीम्स, ये जो है ना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो टीम है, सब्जेक्ट, वर ऑल्सो डिप्लॉयड, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब। और ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले ही करते हैं, ये एडवर्ब। डिप्लॉय किया गया, चूंकि व्यक्तियों को किया है, टीम को किया है, तो डिप्लॉय का मतलब तैनात करना है, स्टेशन करना है। यही अगर वस्तु होती तो मैं कहता इसका यूज करना है। तो इनको तैनात किया गया, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट का। ये कंप्लीट हो गया। अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए। इवैक्यूएट क्या होता है? इवैक्यूएट का मतलब खाली करना स्थान। तो टू मूव पीपल फ्रॉम डेंजर टू सेफ्टी, खतरे से सुरक्षा के स्थान पे भेजना। तो सी, वल्नरेबल, एट रिस्क और इजिली हार्म्ड, खतरे में। ई, इनक्लेमेंट, बैड और स्टॉर्मी वेदर के लिए आता है। बी, डिप्लॉय, टू सेंड पोजीशन फोर्सेस फॉर ड्यूटी, तैनात करना। डी, और ये ए आ जाएगा, अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं, तैयारियां। ये था आज के इस एडिटोरियल में। सेशन नंबर 169 हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेशन के थ्रू कल ठीक शाम 5 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।